भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हेलो एवरीवन, टुडे आई विल टॉक अबाउट इंडिया चाइना वार। तो देखिए, इंडिया चाइना वार 1962 से पहले हमें थोड़ा सा पहले जाना होगा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो वेस्टर्न एजुकेटेड जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके सामने बहुत सारे इंटरनल चैलेंजेस थे। उसमें से दो सबसे बड़े चैलेंजेस थे, पॉवर्टी एंड हंगर, गरीबी और भुखमरी। तो उन्होंने किस प्रकार से इन्हें मैनेज किया था? उनके सामने ये था कि या तो वो इंडियन आर्मी को बहुत ज़्यादा मजबूत बना लें और या फिर वो गरीबी और भुखमरी से लड़ लें। तो उन्होंने ये सोचा कि हम इंडियन आर्मी को बाद में मजबूत करेंगे, पहले हम गरीबी और भुखमरी से लड़ेंगे। लेकिन इसका दुष्परिणाम हमें ये देखने को मिला कि आज़ादी के बाद हम सही से खड़े भी नहीं हो पाए थे कि चीन ने हम पर हमला कर दिया था 1962 में। लेकिन उससे पहले जो विचार प्रचलित था वो ये था कि हिंदी चीनी भाई भाई, इंडिया एंड चाइनीज आर फ्रेंड्स। लेकिन अचानक से चाइना को ये क्या हो जाता है कि वो अचानक से हम पर हमला कर देता है। और ये युद्ध एक अनएक्सपेक्टेड युद्ध था, इसको किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया था कि चीन हम पर हमला कर देगा। हमारे चाइना से बहुत अच्छे संबंध थे इस युद्ध से पहले, लेकिन एक जो है इसे धोखा कहेंगे या फिर इसे कहेंगे कि चाइना स्टेप्ड बैक टू अस। तो इस तरीके से ये जो है हुआ था। लेकिन जो इंटरनल अफेयर थे, जवाहरलाल नेहरू के सामने भी कई बड़े चैलेंजेस आ गए थे कि वो किसे मैनेज करें किसे ना करें। 1962 के बाद ही ये चीज़ें प्रचलित होती है कि हमें इंडियन आर्मी को मजबूत बनाना है, हमें जो है न्यूक्लियर पावर को डेवलप करना है, हमको जो है और ज़्यादा मजबूत होकर खड़े होना है ताकि हमें बाहर का देश कोई आँख ना दिखा सके। तो उस तरीके से हमारे देश में ये सब चीज़ें डेवलप होना स्टार्ट हुई थी। लेकिन इस युद्ध का परिणाम ये हुआ था कि हमारे इंडिया के मैप में जो सबसे ऊपर जो राइट हैंड का हिस्सा है उसका नाम है अक्षय चिन्ह, उसको हथिया लिया गया था। और इसी पर इंडियन पार्लियामेंट में जवाहरलाल नेहरू ने ये स्टेटमेंट दिया था कि जो ज़मीन चली गई वो बंजर जो भूमि थी, दैट वाज ए अनफर्टाइल लैंड। मतलब वो एक बंजर भूमि थी तो क्या इम्पोर्टेंट नहीं थी? क्या वो भारत की मातृभूमि नहीं थी? खैर जो भी है, वो बहुत ही इमोशनल थे, बहुत ही मतलब दुखी थे, बहुत ही परेशान थे। उनको इस बात का पछतावा हुआ था कि मैंने अपने देश के इंटरनल अफेयर पर ज़्यादा फोकस किया और एक्सटर्नल अफेयर को उस लिमिट तक मैनेज नहीं कर पाया। तो जब उनको इस बात का एहसास हुआ, उसके बाद से ही ये जो है रूटीन शुरू हो गया था कि हमको भी जो है अपनी एक्सटर्नल अफेयर्स को मजबूत करना चाहिए और इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को और ज़्यादा एनहेंस करना चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है कि अच्छा, उससे पहले इसमें एक स्टोरी और जुड़ी हुई है कि जब 1962 का ये युद्ध हुआ था ना, तो भारत के सैनिकों के पास इतनी ज़्यादा कमी थी कि उनके पास जूते भी नहीं थे पहनने के लिए, उनके पास ड्रेस भी प्रॉपर नहीं थी, उनके पास प्रॉपर हथियार भी नहीं थे लड़ने के लिए। लेकिन जो एक योद्धा होता है ना भारतीय देश का, जो एक वीर योद्धा होता है, उसको हथियार की आवश्यकता भी नहीं होती प्रॉपर। हमारे देश का एक सैनिक भी बाहर देश के सैनिकों के 10-10 सैनिकों के बराबर हैं, क्योंकि उनके अंदर एक पैट्रियोटिज्म है, उनके अंदर एक भारत की भावना है, भारतीयता की। उनके अंदर इतनी राष्ट्रीयता भरी हुई है कि वो, उनके पास भले ही हथियार नहीं थे, उनके पास भले ही जूते तक नहीं थे, पर उनकी जो मृत्यु हुई थी, जो 1962 के युद्ध में सैनिक जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो ग्लेशियर्स में या बर्फीले इलाके में लड़ रहे थे ना, तो उससे ही वो जो मौसम थे उससे ही वो ख़त्म हो गए थे। मतलब इतने ज़्यादा सैनिक युद्ध से नहीं मरे थे जितने सैनिक केवल बर्फीले इलाके में खड़े होने की वजह या फिर अनफेवरेबल वेदर कंडीशन में युद्ध करने की वजह से मरे थे। तो यानी कि उस टाइम क्या था कि इतनी ज़्यादा परेशानी थी। ये तो आपको पता ही होगा कि हमारा जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था वो बैलगाड़ी पर गया था, देख रहे हो। मतलब उस वक्त की स्थिति ऐसी थी कि प्रॉपर जो है अरेंजमेंट नहीं थे। लेकिन
चीन ने इस बात का फ़ायदा उठा के कि इंडिया की आर्मी इस टाइम थोड़ी कमज़ोर है, हमला करके उन्होंने एक जो है अक्षय चिन्ह जो है हथिया लिया। अब इंडिया के मैप पे हम उस हिस्से को दिखाकर ये तो क्लेम कर लेते हैं कि अक्षय चिन्ह हमारे देश का हिस्सा है, लेकिन वो आज भी चाइना के कंट्रोल में है। जो हमारा मैप है उसमें प्रॉपरली वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन समय के साथ ऐसा होता गया कि हमने कभी ना ही कभी प्रयास किया और ना ही कभी इस मुद्दे को उखाड़ा गया। लेकिन एक नया मुद्दा यहाँ पर निकल के आ रहा है कि अब चीन ये चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो मुझे मिल जाए, मतलब अरुणाचल प्रदेश मेरा हिस्सा है। इसी तरीके से सिक्किम में भी अटैक कर रहे हैं, और बल्कि उनका और ज़्यादा ये कहना है कि जितना भी नॉर्थ ईस्ट हिस्सा है और जितने भी ये छोटी आंखों वाले लोग हैं, ये सब जो है मेरे कल्चर के हैं, ये सब मेरी लैंड है और ये सब मेरा हिस्सा है। और समय समय पर ऐसा भी होता रहा है कि किसी एरोप्लेन के द्वारा या किसी हेलीकॉप्टर के द्वारा चाइनीज़ कुछ जो गुड्स हैं उनको ऊपर से फेंक दिया जाता है और वो ज़मीन में जो है समा जाते हैं, ताकि खुदाई में ये प्राप्त हो कि भाई साहब ये तो चीन का हिस्सा था, ये तो कुछ चाइनीज़ कल्चर की चीज़ें निकल रही है खुदाई में। तो इस तरीके से भी मतलब कई बार। और एक मेरे पास एग्जाम्पल ऐसा भी है कि कुछ लोग इंडिया चाइना के बॉर्डर पर घूमने गए थे, तो वहाँ पे इंडिया के नहीं चाइना के सिग्नल आने लग गए थे। मतलब था वो इंडियन के बॉर्डर के अंतर्गत, लेकिन इंडिया के बॉर्डर के अंदर होते हुए भी चीन के मोबाइल के, मतलब चीन के जो मोबाइल टावर थे उनके सिग्नल आ रहे थे। मतलब इस तरीके की पॉलिसी समय समय पर चाइना बनाता रहा है। और आज हमारी जो जनता है वो केवल चीन के सामान की ही एक गुलाम बन गई है कि हमारी मजबूरी हो गई है। अगर हम कम संसाधनों में जी रहे हैं या एक ऐसा जीवन जी रहे हैं कि हमारा जो नीड्स हैं वो चाइना ही पूरी करेगा, इंडिया वो हमारी नीड्स को पूरा नहीं कर सकता। तो इस तरीके से हम भी चाइनीज़ इकोनॉमी को आज भी ग्रो कर रहे हैं। और किसकी चाइनीज़ इकोनॉमी को? इंडियन मार्केट या इंडिया के लोग ग्रो करवा रहे हैं, जिसने हमारे बुरे समय में हम पर हमला किया था, हमारे देश का एक हिस्सा हमसे छीन लिया था। लेकिन आज तक इसको क्लेम क्यों नहीं किया गया? ऐसी क्या प्रॉब्लम रही कि हमने कभी भी, क्या हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, क्या हमारे पास संसाधनों की कमी है? ऐसी क्या समस्याएं रही कि इंडिया ने कभी भी चाइना से ये नहीं कहा कि हमारे एक्सट्रैक्शन को वापस कर दो, बल्कि यही मैनेज करने में रहे कि वो सिक्किम ना एंटर करें, वो अरुणाचल प्रदेश में ना करें, वो लद्दाख में परेशान ना करें। केवल इसे ही मैनेज करने में क्यों रहे? बिकॉज आज आपको एक और सत्य उजागर होने वाला है कि जम्मू एंड कश्मीर में भारत का 1% पॉपुलेशन रहती है। जम्मू एंड कश्मीर में भारत की 1% पॉपुलेशन रहती है और इंडिया के बजट का 10% हिस्सा उस पर खर्च होता है। यानी कि हमारा जो बजट है ना वो सारा ही मिसमैनेज हो जाता है ओनली जम्मू एंड कश्मीर को मैनेज करने के लिए। 1% जनता के लिए भी अगर 10% बजट चला जाएगा तो हम किस प्रकार से मैनेज करेंगे? इंडिया की पॉलिसी ये रही है कि हम शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करें, हम तब तक किसी भी देश पर अटैक ना करें जब तक वो स्वयं हम पर अटैक ना कर दे। इसलिए वो इसको ही मैनेज कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास प्राप्त है उसमें ही हम शांतिपूर्ण संतुष्टिपूर्वक जीवन जिएँ, न हम कोई एक्सटर्नल एग्रेशन सहें, ना हम कोई एक्सटर्नल एग्रेशन करें। और जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हुए हैं वो एक्सटर्नल जो है अफेयर्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी कमियां जो हो रही हैं, जो उनके नाम पर जो एमएलए और एमपी जो वोट पा लेते हैं, वो फिर अपने जो लोकल एरियाज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करके नहीं दिखाते हैं। तो जो करप्शन है आज भी निचले स्तर पर रह गया है, अपर लेवल पर कोई करप्शन नहीं है। एक्सटर्नल अफेयर सारे अच्छे, जो पीएमओ सारे अच्छे, जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो सारी अच्छी होती हैं, बिकॉज उन्हें इतने पढ़े लिखे लोग हैं दिल्ली में, ये मंत्रालय दिल्ली में है, ठीक है। और इस मंत्रालय को बिहार में बना दो या फिर कहीं और ऐसी जगह बना दो जहाँ पे बहुत ज़्यादा अनएजुकेटेड लोग रहते हैं, तो फिर ये भी हो सकता है कि वैसा वो बचना चाहेंगे, लेकिन वो दिल्ली में ये सब बच नहीं सकते इन सब वर्गों करने से। लेकिन जो लोकल एरियाज हैं, जो रूरल एरियाज हैं इंडिया के, वहाँ पर जो एमएलए और एमपी बनते हैं वो जो फंड आता है उसको कहीं भी लोकल एरिया के डेवलपमेंट में यूज करते नहीं हैं। तो हमारा ये जो टॉपिक है वो इतना एक्सपेंड इसलिए होता चला जा रहा है क्योंकि जो इंडिया और चाइना की जो प्रॉब्लम है वो कई प्रकार से देखी जा सकती हैं और समय समय पर ऐसा होता रहा है, बट इंडिया हैज़ मैनेज इट वेरी वेल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।